गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6। पाठ का नाम है विश्व मानव अधिवास। विश्व मानव अधिवास। तो इस पाठ के अंदर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। इससे पहले आप लोगों ने ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप पढ़ेंगे। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप की ग्रामीण बस्तियां दिखने में कैसी कैसी दिखती है। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप से बच्चों को समझ में आए कि उन प्रतिरूपों की डेफिनेशन, उनके उदाहरण और उनके चित्र के द्वारा समझाइए। तो हो गई थी ग्रामीण बस्तियां। अब आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियों की समस्या की। ग्रामीण जो बस्तियां होती है उनकी क्या क्या समस्याएं होती है ग्रामीण बस्तियों की। तो उन समस्याओं के बारे में आप लोग बताएंगे। आवागमन के साधनों का अभाव। पहली समस्या है आवागमन के साधनों का अभाव। आवागमन के साधनों का अभाव। ग्रामीण जो बस्तियां हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो पहली समस्या है आवागमन के साधनों का अभाव। स्वच्छ पेयजल का अभाव। स्वच्छ पेयजल का अभाव। स्वच्छ पेयजल का अभाव। दूसरा स्वच्छ पेयजल का अभाव। ये ग्रामीण बस्तियों की क्या है समस्याएं हैं। जब आपसे पूछे ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं बताए। फिर बताएंगे स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। स्वास्थ्य सेवाओं का स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। विद्युत आपूर्ति का अभाव। विद्युत आपूर्ति का अभाव। रोजगार के अवसरों की कमी। रोजगार के अवसरों की कमी। रोजगार के अवसरों की कमी और दूरसंचार सुविधाओं का अभाव। दूरसंचार सुविधाओं का दूरसंचार सुविधाओं का अभाव और उच्च शिक्षण संस्थाओं का अभाव। उच्च शिक्षण संस्थाओं का अभाव। उच्च शिक्षण उच्च शिक्षण संस्थाओं का अभाव। तो ये क्या सारी क्या होगी ग्रामीण बस्तियों की समस्या। ग्रामीण बस्तियों की जब आपसे समस्या पूछे कि ग्रामीण बस्तियों की समस्या बताइए तो आप ग्रामीण बस्तियों की समस्या बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बस्तियां होती है उनके सामने क्या क्या समस्या आ सकती है। आवागमन के साधनों का अभाव। समझ में आ रहा है बच्चों को। आवागमन के साधनों का अभाव, स्वच्छ पेयजल का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, विद्युत आपूर्ति का अभाव, ये सब ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं हैं।
रोजगार के अवसरों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत कम होते हैं, इस कारण बहुत से लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो रोजगार के अवसरों की कमी, दूर संचार सुविधाओं का अभाव, दूर संचार मतलब टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, दूर संचार कई प्रकार की मशीनें हैं, अत्याधुनिक मशीनें जो कई प्रकार की संचार की सुविधाओं में काम आती है, तो दूर संचार सुविधाओं का अभाव। उच्च शिक्षण संस्थाओं का, जो गांव में बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए उच्च शिक्षण संस्थाएं, महाविद्यालय, उनका अभाव, ये सब ग्रामीण बस्तियों की क्या है, समस्याएं हैं। ये क्या है बेटा, सब ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं हैं। इसके बाद ये सारी ग्रामीण बस्तियां पढ़ने की ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं। ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार आप लोगों ने पढ़े कि गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और परिक्षेपित, 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पढ़ी। ग्रामीण बस्तियों की उनकी डेफिनेशन, उसके बाद में ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप और ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। ये एक टॉपिक खत्म हो गया। तो ये अपने पढ़ा ग्रामीण बस्तियों में एक टॉपिक कंप्लीट हो गया पूरा। आप लोगों के लेसन नंबर 6 विश्व मानव दिवस में ये जो एक टॉपिक था कि बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया, तो हमने बताया कि 2 भागों में बांटा गया बस्तियों को, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। तो आप लोगों ने ये पूरे ग्रामीण बस्तियों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया कि ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, 4 प्रकार आप लोगों ने, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, परिक्षेपित, 4 प्रकार की बस्तियां, उनकी डिटेल, और उसके बाद में ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप और ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। ये सारे टॉपिक खत्म हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, नगरीय बस्तियों की क्या क्या समस्याएं हैं, नगरीय बस्ती किसे कहेंगे, और कोई भी बस्ती है उसको नगरीय बस्ती में शामिल होने के लिए, नगरीय बस्ती में शामिल होने के लिए क्या क्या मापदंड पूरे करने होते हैं। किस बस्ती को तो अपन ग्रामीण बस्ती कहे और किस बस्ती को अपन नगरीय बस्ती कहे, ये किस आधार पर कह सकते हैं कि ये बस्ती ग्रामीण है या नगरीय है। तो उसके अलग अलग मापदंड है कि वो, अगर वो बस्ती अपने मापदंड पूरे करती है, वो बस्ती अपने मापदंड पूरे करती है तो वो नगरीय बस्ती में आएगी, अगर मापदंड पूरे नहीं करती है तो वो ग्रामीण क्षेत्र में आएगी। तो ध्यान से सुनो, कौन कौन से मापदंड हैं जिन मापदंडों के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि ये बस्ती तो ग्रामीण है और ये बस्ती नगरीय है। ये किस आधार पर अपन कह सकते हैं, वो बस्ती अपने आप में क्या क्या बातें पूरी कर सकती है। तो अगला टॉपिक है नगरीय बस्ती। अपन अब नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण बस्तियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, उनकी डेफिनेशन सब चीजें बारे में पढ़ा। तो अपन आगे बढ़ेंगे, नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, नगरीय बस्तियों की विशेषताएं, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो कि नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, कि नगरीय अर्थव्यवस्था, नगरों की जो अर्थव्यवस्था होती है वो द्वितीय क्रियाओं पे, नगरों की जो अर्थव्यवस्था होती है वो द्वितीय क्रियाओं पे और तृतीय क्रियाओं पे और चतुर्थ क्रियाओं पे और पंचम क्रियाओं पे आधारित होती है। इसे नगरीय बस्ती कहते हैं। जब आपसे डेफिनेशन पूछेगी नगरीय बस्ती किसे कहते हैं तो बताएंगे नगरीय अर्थव्यवस्था, नगरीय अर्थव्यवस्था द्वितीयक और तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसायों पर निर्भर करती है, इसे नगरीय बस्ती कहते हैं। ये सारी क्रियाएं आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं। सबसे पहले आप ये भी पढ़ेंगे प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, तो बताएंगे प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, पर्यावरण से प्राप्त, ये सॉरी प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, तो बताएंगे प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से पर्यावरण पर आधारित होती है, प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से पर्यावरण पर आधारित होती है। और प्राथमिक क्रियाओं से जैसा पर्यावरण से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे उसी रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, खनन कार्य करना, जंगलों से लकड़ी प्राप्त करना, इन सबको प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है, इसे प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं, प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, खनन कार्य करना, जंगलों से लकड़ी प्राप्त करना या लकड़ी काटना, इन सब कार्यों को प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है, इसे प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं, प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को, प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत पक्के माल के रूप में बदला जाता है, इसे द्वितीय क्रियाएं कहते हैं।
जैसे गेहूं से आटा बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, रेशे से कपड़ा बनाना, ये होती है द्वितीय क्रियाएं। इनको बोलते हैं द्वितीय क्रियाएं। तो आप लोगों को द्वितीय क्रियाएं समझ में आई सब बच्चों को? फिर तृतीय क्रियाएं। तृतीय क्रियाएं किसे कहते हैं? तृतीय क्रियाएं सेवा सेक्टर से संबंधित होती है। तृतीय क्रियाएं सेवा सेक्टर से संबंधित होती है। इसमें परिवहन, संचार, व्यापार और सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसे तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। जब आपसे एग्जाम में पूछे तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे तृतीय क्रियाकलाप को सेवा सेक्टर में शामिल किया जाता है। इसमें परिवहन, संचार, व्यापार एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसे तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। फिर आपसे पूछे चतुर्थ क्रियाकलाप किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे यह क्रियाकलाप उच्च सेवा सेक्टर, उच्च, ये सेवा सेक्टर उच्च सेवा सेक्टर, चतुर्थ क्रियाकलाप तो बताएंगे यह सेवा सेक्टर उच्च सेवा सेक्टर से संबंधित है। चतुर्थ के बारे में बताएंगे कि यह क्रियाकलाप उच्च सेवा सेक्टर से संबंधित है। इसमें सूचना पर आधारित कार्यों, इसमें सूचना पर आधारित कार्यों एवं अनुसंधान आधारित कार्यों को शामिल किया जाता है। इसे चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप किसे कहते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप को या इस क्रियाकलाप को उच्च सेवा सेक्टर में शामिल किया जाता है। इसमें सूचना पर आधारित कार्यों एवं अनुसंधान पर आधारित कार्यों को शामिल किया जाता है। इसे चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं। फिर अब पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे यह क्रियाकलाप भी उच्च सेवा सेक्टर से संबंधित है। इसमें निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, वकील, डॉक्टर आदि लोगों को शामिल किया जाता है। इसे पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। तो ये 5 क्रियाकलाप आप डिटेल से आगे के पाठों में पढ़ेंगे। फिलहाल प्रेजेंट में आप नगरीय बस्ती की डेफिनेशन समझिए कि नगरीय बस्ती किसे कहते हैं। तो नगरीय अर्थव्यवस्था द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम व्यवसायों पर निर्भर करती है। इसे नगरीय बस्ती कहते हैं। 2 ही लाइन याद रखनी है आपको बस, नगरीय बस्ती किसे कहते हैं। फिर है नगरीय बस्तियों की विशेषताएं। नगरीय बस्तियों की विशेषताएं, आपसे नगरीय बस्तियों की विशेषता पूछे, नगरीय बस्तियों की विशेषता बताइए, तो नगरीय बस्तियों की विशेषता बताएंगे जनसंख्या का घनत्व अधिक होना। नगरीय बस्तियां होती है वहां जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। शहरों के अंदर आप देखिए मकान एकदम पास पास में होते हैं और गांव में दूर दूर होते हैं। तो नगरीय बस्तियों में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है। नगरों में 1 किलोमीटर में ज्यादा लोग निवास करते हैं और गांव में 1 किलोमीटर के अंदर बहुत कम लोग निवास करते हुए पाए जाते हैं। तो नगरीय बस्ती की जो पहली विशेषता उसके बारे में आप बताएंगे जनसंख्या घनत्व अधिक होना। जनसंख्या घनत्व अधिक होना, ये नगरीय बस्तियों की पहली विशेषता है। समझ में आ रहा है? नगरीय बस्तियों की पहली विशेषता है जनसंख्या घनत्व अधिक होना। नगरीय बस्तियों में दूसरा जो विशेषता है वो है पक्की सड़कें होना। नगरीय बस्तियों की दूसरी विशेषता है पक्की सड़कें होना। फिर तीसरी विशेषता देंगे पक्के मकान होना। पक्के मकान होना। पक्के मकान होना, ये नगरीय बस्तियों की तीसरी विशेषता है। आप याद रखिए विशेषताएं अलग है, समस्याएं अलग है। जब याद करने के बाद आप क्या करेंगे, जब नगरीय बस्तियों को लिख रहे हैं ग्रामीण बस्तियों में, तो ग्रामीण बस्तियों को लिख रहे हैं नगरीय बस्तियों में, तो जब आपसे पूछे विशेषताएं लिख रहे हो समस्याएं, ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को याद रखें समस्याएं अलग है और विशेषताएं अलग है। बिंदु का विशेष ध्यान रखें आप लोग। नगरीय बस्ती आपसे अगर विशेषताएं पूछी जा रही है तो आप विशेषता लिखिए, आपसे समस्याएं पूछी जा रही है तो आप समस्याएं लिखिए। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कि ग्रामीण बस्तियों की आपसे विशेषता पूछी गई है या आपसे समस्या पूछी गई है। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो आप नगरीय बस्ती की जो विशेषता है पक्के मकान होना, रोजगार की उपलब्धता होना। नगरीय बस्तियों में रोजगार आसानी से मिल जाता है, तो रोजगार की उपलब्धता होना। रोजगार की उपलब्धता
होना, रोजगार की उपलब्धता होना, यातायात के साधन होना, यातायात के साधन होना, यातायात के साधन उपलब्ध होना और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होना। और अगला बिंदु है तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक अंतर। तीव्र सामाजिक और आर्थिक अंतर, नगरों में रहने वाले लोगों में सामाजिक अंतर भी पाया जाता है, आपस में मिलनसार की भावना कम होती है और आर्थिक अंतर भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। जटिल श्रम विभाजन, नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई प्रकार के कठिन कार्य करने पड़ते हैं, उनके कार्य का जो विभाजन होता है एकदम जटिल होता है, सरल नहीं होता है। और अगली विशेषता है लोगों में गतिशीलता होना। नगरों में रहने वाले लोगों के जीवन में भागदौड़ ज्यादा रहती है, गतिशील बहुत रहते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में गतिशीलता बहुत कम होती है, वहां एकदम शांत माहौल देखने को मिलता है। तो नगरीय बस्तियों की विशेषता है जटिल श्रम विभाजन का मिलना, लोगों में गतिशीलता होना। और अगली विशेषता है 50% से अधिक जनसंख्या। नगरीय बस्तियों की 50% से अधिक जनसंख्या द्वितीय क्रियाकलाप एवं सेवा क्षेत्रों में कार्य करती है। नगरों में रहने वाले लोग द्वितीय क्रियाकलाप, जितने भी सारे उद्योग हैं उन उद्योगों को सबको द्वितीय क्रियाओं में शामिल किया जाता है। और नगरों में रहने वाले लोग द्वितीय क्रियाओं में शामिल तो रहते हैं, साथ ही साथ नगरों में रहने वाले लोग सेवा सेक्टर में ज्यादा काम करते हैं। जैसे कोई बस चला रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई ये सेवाएं, कोई दुकान चला रहा है वो अपनी सेवाएं दे रहा है, कोई डॉक्टर है वो अपना उनको निश्चित धनराशि जमा करा के उनकी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। तो नगरों में रहने वाले लोग सेवा क्षेत्र में ज्यादा काम करते हैं और गाँव में रहने वाले लोग प्राथमिक क्रियाओं में ज्यादा संलग्न रहते हैं। तो जो लोग जिन माहौल में जैसे क्षेत्रों में रहते हैं वैसे उनके रोजगार होते हैं, जो लोग समुद्रों के आसपास में रहेंगे वैसे उनके काम धंधे होंगे। तो 50% से अधिक लोग, ये जनसंख्या जो नगरीय बस्तियों में रह रही है वो द्वितीय क्रियाओं में और सेवा सेक्टर में लगी भी रहती है नगरों में रहने वाले लोग। तो ये होगी बेटा नगरीय बस्तियों की विशेषताएं, नगरीय बस्तियों की विशेषताएं। इसके बाद में अगला टॉपिक है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। तो विश्व में नगरीय क्षेत्र की परिभाषा, विश्व में नगरीय क्षेत्र की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में अलग अलग है। विश्व के अंदर नगरीय क्षेत्र की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में अलग अलग है, क्योंकि सब विश्व के अंदर जितने भी देश है उन सब के अलग अलग अपने आप में रूल्स है कि कोई सा देश जब कितने लोग निवास करें तो उसको बस्ती कहें। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नगरीय बस्ती अपन किसे कहेंगे, उन सबके मापदंड अलग अलग है, उन सबके मापदंड अलग है कि किसको तो अपन नगरीय बस्ती कहे, किसको अपन ग्रामीण बस्ती कहे। तो वो क्या क्या मापदंड है, अगर कोई बस्ती जो मैं बता रहा हूँ वो सारे मापदंड अगर पूरे करती है तो उस बस्ती को अपन नगरीय बस्ती कहेंगे। अगर वो मापदंड पूरे नहीं करते हैं तो वो नगरीय बस्ती में शामिल नहीं होगी, वो ग्रामीण बस्ती में शामिल होगी। तो कोई भी बस्ती को नगरीय बस्ती में शामिल होने के लिए जो मापदंड है उनके पहले नाम सुनो आप। पहला जो मापदंड है वो जनसंख्या का आकार है कि कितनी जनसंख्या हो, अपन एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आप बिंदु सुनो, जनसंख्या का आकार, किसी भी बस्ती की जनसंख्या का आकार कितना हो तो उसको अपन ग्रामीण बस्ती कहे या उसको नगरीय बस्ती कहे। व्यवसायिक संरचना, उस बस्ती की व्यवसायिक संरचना कैसी है, व्यवसायिक संरचना देख के बता सकते हैं कि बस्ती ग्रामीण है या नगरीय है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि नगरीय बस्ती में रहने वाले लोग सेवा सेक्टर में और द्वितीय क्रियाओं में काम करते हैं। तो अपन किसी बस्ती में गए और अपने किसी बस्ती को देखा, वहां के लोगों के काम धंधे देखे कि लोग कैसे काम करते हैं। अगर वो सेवा सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर वो उद्योगों में काम कर रहे हैं तो वो बस्ती कैसी होगी, आप बताओ। वो बस्ती कैसी होगी बेटा, नगरीय बस्ती होगी। कैसी होगी, नगरीय। और वहां के लोग अगर प्राथमिक क्रियाओं में काम कर रहे हैं तो बस्ती ग्रामीण बस्ती कहलाती है। फिर प्रशासन भी अलग अलग होता है। किसी बस्ती में अपन गए, वहां की प्रशासन व्यवस्था देखी, किसी गांव में गए अगर वहां पंचायत है तो वो ग्रामीण बस्ती है। किसी गांव में गए, नगर निगम की सुविधा है तो उसको अपन नगरीय बस्ती कहेंगे जहां नगर निगम की सुविधा हो। आवश्यक दशाएं,
अनेक प्रकार की आवश्यक दशाएं, कई प्रकार के कार्य हैं, जैसे औद्योगिक नगर है कि उस बस्ती में किस किस प्रकार के काम धंधे होते हैं, आवश्यक सेवाएं क्या क्या उपलब्ध होती है, उस ये आधार है बस्तियों का। तो ये सारे जो बिंदु है, इन सब बिंदुओं के आधार पर उस बस्ती को अपन ग्रामीण और नगरीय के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो पहला आधार है जनसंख्या का आकार। तो विश्व के अलग अलग देशों में नगरीय क्षेत्रों की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या की न्यूनतम सीमा डेनमार्क, स्वीडन व फिनलैंड में 250। डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड, इन देशों में अगर 250 व्यक्ति एक जगह रह रहे हैं किसी बस्ती में, तो उसको अपन नगरीय बस्ती कहेंगे। आइसलैंड में 300 व्यक्ति अगर किसी बस्ती में रह रहे हैं तो उसको अपन नगरीय बस्ती कहेंगे। वेनेजुएला में 1000 व्यक्ति और कोलंबिया में 1500 व्यक्ति अगर रह रहे हैं किसी बस्ती में, तो उसको नगरीय बस्ती की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। ये जनसंख्या मापदंड, अगर इनसे जनसंख्या कम होती है उन बस्तियों में तो उसको ग्रामीण बस्ती बोलेंगे। अगर इतनी जनसंख्या अगर उन देशों की बस्तियों में है तो उसको नगरीय बस्ती में शामिल करेंगे। पुर्तगाल एवं अर्जेंटीना में 2000 व्यक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500, जापान में 3000 और भारत में जनसंख्या करें तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। जितनी जनसंख्या मैंने बताई, अगर उतनी जनसंख्या उन बस्तियों में है तो उन बस्तियों को उन देशों में नगरीय बस्ती की श्रेणी में रखा जाएगा। और जितनी जनसंख्या आपको भी मैंने बताई, अगर उससे जनसंख्या उन देशों में की बस्तियों में कम है तो उनको ग्रामीण बस्तियों में रखा जाएगा। अगर वो बस्तियां अपना मापदंड पूरा करती है, जितनी जनसंख्या अभी मैंने बोल के बताई, अगर उससे कम है वो ग्रामीण क्षेत्र में आ जाएगी, अगर उससे ज्यादा है तो वो नगरीय क्षेत्र में आ जाएगी। सभी देशों ने अपने अपने मापदंड फिक्स कर रखे हैं, अपने अपने मापदंड बना रखे हैं कि इतनी जनसंख्या होगी तो इसको ये कहेंगे, इससे कम जनसंख्या होगी तो उसको ये कहेंगे। फिर व्यावसायिक संरचना, दूसरा बिंदु है व्यावसायिक संरचना, कि किसी भी बस्ती को नगरीय बस्ती की श्रेणी में शामिल होने के लिए, किसी भी बस्ती को नगरीय बस्ती की श्रेणी में शामिल होने के लिए उस बस्ती की 50% से अधिक जनसंख्या को, 50% से अधिक जनसंख्या को गैर कृषि कार्यों में, मतलब सेवा सेक्टर में संलग्न होना चाहिए। कोई भी बस्ती को नगरीय बस्ती की श्रेणी में शामिल हो तो वहां की 50% से अधिक जनसंख्या सेवा सेक्टर में लगी हुई होनी चाहिए, तो उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, नगरीय बस्ती। तो व्यवसायिक संरचना, किसी भी बस्ती को नगरीय बस्ती की श्रेणी में शामिल होने के लिए उस बस्ती की 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्य, मतलब सेवा सेक्टर में संलग्न होनी चाहिए, सेवा सेक्टर में संलग्न होनी चाहिए। और भारत में ये मापदंड 75% है। अगर भारत में कोई भी बस्ती है, अगर वहां की अगर 75% जनसंख्या सेवा सेक्टर में या सेवा कार्य में लगी हुई है, तब उसको अपन नगरीय बस्ती कहेंगे। और देशों में 50% जनसंख्या अगर